चलिए आज हम बायोलॉजी की दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, बायोलॉजी को हमने जहाँ पर छोड़ा था पहले क्लास में, तो हमने बताया था कि लिविंग बॉडी होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लिविंग बॉडी होने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर जो होना चाहिए वो क्या था। लिविंग बॉडी होने के लिए सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोशिकीय संगठन। क्या होना चाहिए? कोशिकीय संगठन। ठीक, जैसा कि हमने आपको डायग्राम बना के बताया था, अगर नहीं है तो आप पहली वाली क्लास में जाके देख लीजिएगा। दूसरा हमने बताया था कि लिविंग बॉडी होने के लिए दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म के विषय में भी हम लगभग डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जीव द्रव्य। ठीक सर, ये क्या है? तो दरअसल एक हक्सले नामक वैज्ञानिक है। क्या नाम है इनका? हक्सले। हक्सले ने कहा द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी is called प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शरीर की भौतिक इकाई क्या कहलाती है? जीव द्रव्य कहलाती है। जीव द्रव्य। इसका मतलब क्या है कि अगर जीवन की इकाई पूछे तो क्या होगा? कोशिका जीवन की इकाई है। लेकिन अगर पूछे शरीर की भौतिक इकाई क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य, या फिर बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। सर ये क्या है प्रोटोप्लाज्म? तो आइए देखते हैं। हम एक कोशिका के माध्यम से समझते हैं। ये आप देख रहे हैं कोशिका। ठीक है, अब कोशिका में आप देखिए, हमने आपको बताया था कि इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो मतलब कोशिका के बाहरी परत में पाई जाने वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यहाँ पे लिख देते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के अंदर, मतलब ये जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली कहलाएगा। अब कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? तो पहला पाया जाएगा लिक्विड। क्या पाया जाएगा? लिक्विड। ठीक, कैसा लिक्विड? आपने गोंद देखा होगा या जेली टॉफी खाई होगी। जो चिपचिपा पदार्थ होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, उसे ही हम क्या, उसी प्रकार का इसमें क्या होता है? सेल में भी जो है तो लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये जो आप इनके अंदर ठोस पदार्थ, अब इसी चिपचिपे गाढ़े पदार्थ में ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो। ठीक, ये देख रहे हो क्या क्या है अब इसमें, हम पढ़ लेते हैं। राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम के बाद न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसके अलावा क्या क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। मतलब अगर हम देखें तो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ तो है ही, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके साथ ही राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अन्य भी चीजें। तो मतलब लिक्विड पार्ट और ठोस पदार्थ दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर केवल लिक्विड पार्ट को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है कोशिका, और प्लाज्म मतलब द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। जबकि जो ठोस पदार्थ इसमें शामिल है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनली, मतलब कोशिकांग, कोशिका के अंग। जो ठोस पदार्थ हैं
ठोस पदार्थ कौन कौन से? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ठोस पदार्थ हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कोशिका के अंग, मतलब कोशिकांग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गन, ऐसा समझ लीजिए, सेल ऑर्गन। ठीक है, तो हमें दो चीजें समझ में आई। क्या हमें समझ में ये आया सर कि अगर हमें प्रोटोप्लाज्म समझना है, प्रोटोप्लाज्म, या इसी को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत दो आते हैं। क्या? एक तो आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जैसे अभी हमने आपको बताया कि गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, कोशिका द्रव्य, और साथ में कोशिकांग, क्या आएंगे? कोशिकांग, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन। तो मतलब साइटोप्लाज्म चिपचिपा पदार्थ प्लस ठोस पदार्थ जो कोशिकांग हैं, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिकांग कौन कौन से हैं? अभी हमने आपको बताया है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वैक्यूल, ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे? कोशिकांग कहलाएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया कि गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ प्लस ठोस पदार्थ कोशिकांग, ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है? तो इसकी खोज किसने की है? पुरकिंजे ने। क्या नाम है इसका? पुरकिंजे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, साफ साफ लिख देता हूं इसे, पुरकिंजे। अगर पूछे कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है, तो पुरकिंजे ने। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म समझ गए क्या है? तो किसी भी लिविंग बॉडी होने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर हमने देखा कि उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब कोशिकीय संगठन होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर हमने क्या देखा कि उसमें प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा, तीसरा पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं कि चयापचय, या इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। चलिए, अब हमने दो चीजें देख ली, कोशिकीय संगठन मतलब अच्छा, अब हमने पढ़ा कि किसी भी लिविंग बॉडी होने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए? पहला कैरेक्टर तो होना चाहिए कोशिकीय संगठन या सेल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हमने पढ़ा क्या कि लिविंग बॉडी होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या होगा इसमें। तो तीसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए लिविंग बॉडी में? तो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म। सर ये क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय। सर फिर भी नहीं समझ में आया? चयापचय, ठीक, तो समझाते हैं। तो चयापचय का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में या लिविंग बॉडी में, हम अपने शरीर की बात करते हैं, हमारे शरीर में एक दिन में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? चयापचय कहलाती हैं। लिख लेते हैं, हमारे शरीर में एक दिन में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसे चयापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो क्या होती है सर बायोलॉजिकल एक्टिविटी? क्या है? तो एक दिन में हम कितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं? खाना खाते हैं, उसका पाचन होता है शरीर के अंदर, ब्लड पंपिंग होता है, इसके अलावा हम श्वसन करते हैं, श्वसन के माध्यम से क्या करते हैं? ग्लूकोज को बर्न करते हैं और हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है एक दिन में उसे हम क्या बोलते हैं? चयापचय। ठीक,
ठीक है सर। तो चयापचय क्या है? अब चयापचय भी जो है दो प्रकार का होता है। चयापचय या उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये होता है दो प्रकार का। सबसे पहला कौन सा होता है? कैटाबॉलिज्म। तो आप लोग को लग रहा होगा सर बार बार इंग्लिश बता रहे हैं, तो बायोलॉजी में आपको इंग्लिश जाननी पड़ेगी, इंग्लिश वर्ड भी जानने पड़ेंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म या इसी को बोलते हैं उपचयन। ठीक सर, ये अपचयन और उपचयन क्या है? तो यही समझते हैं। अपचयन का मतलब होता है बड़े अणु। जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? एक निवाला के रूप में खाते हैं। रोटी का एक निवाला खाते हैं ना, लेकिन क्या हमें एनर्जी उसी रूप में मिल जाएगी? नहीं। तो जब ये बड़ा निवाला, बड़ा अणु हमारे शरीर के अंदर जाता है तो पाचन के माध्यम से इसको क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और अंतिम रूप से किस में टूट जाता है? ये ग्लूकोज में। ठीक। तो बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। लिख लेते हैं। बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना अपचयन कहलाता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अपचयन कहलाता है। ठीक। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल है क्या? पाचन। पाचन के माध्यम से हम क्या करते हैं? एक बड़े निवाले को खाते हैं और फिर वो पाचन के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और अंतिम रूप से किसके रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में। ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अपचयन का, जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो सर एनाबॉलिज्म क्या है? उपचयन क्या है? तो देखिए, छोटे छोटे अणुओं का मिलकर आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण कर दें तो क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म या उपचयन कहलाएगा। सर जैसे एग्जाम्पल, तो पहले हम परिभाषा लिख ले, फिर एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक। या पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे शरीर में कई प्रकार के छोटे छोटे अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? उपचयन का या एनाबॉलिज्म का। तो पहले हम परिभाषा लिखें। उपचयन मतलब क्या? तो लिखेंगे छोटे अणुओं का आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करना। बड़े अणु का निर्माण करना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उपचयन। क्या कहलाएगा? उपचयन। तो सर इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि कई छोटे छोटे अमीनो एसिड, क्या है? अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण कराते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण किसका एग्जाम्पल हो गया? उपचयन का। मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि अपचयन क्या है? बड़े अणुओं का टूटकर छोटे अणुओं में बदलना अपचयन कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल डाइजेशन या उसी को बोलते हैं पाचन। और बड़ा निवाला किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। ठीक। जबकि उपचयन क्या है? कि छोटे अणुओं का आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करना उपचयन कहलाता है या एनाबॉलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन लिविंग बॉडी होने के लिए ये हमारा तीसरा पार्ट था। ठीक। चलिए, अब यहाँ तक क्या हो गया? चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म तीसरा ऐसा कैरेक्टर हो गया जो लिविंग बॉडी में होता है। अब लिविंग बॉडी में देखिए चौथा कैरेक्टर क्या होता है, तो आगे देखते हैं।
तो लिविंग बॉडी में चौथा कैरेक्टर होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है पोषण। सर ये क्या है? ठीक है, तो जब भी जिसकी ग्रोथ होगी, जैसे लिविंग बॉडी क्या है? ग्रोथ होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लिविंग बॉडी नहीं है क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, जबकि जो लिविंग बॉडी होगी उसमें क्या होगा? सेल पाई जाएगी, इसमें सेल नहीं पाया जाता। ठीक, तो जिसकी भी ग्रोथ होगी या शरीर की ग्रोथ करने के लिए हम बाहर से जो खाद्य पदार्थ या अन्य तत्व लेते हैं उसे बोलते हैं पोषण। सर नहीं समझ में आया अभी, तो फिर से सुनिए कि जब भी कोई लिविंग बॉडी जिसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, वृद्धि विकास होगा, तो अपने वृद्धि विकास के लिए क्या करेगा? बाहर से खाद्य पदार्थ या अन्य तत्व लेगा, उसे क्या बोलेंगे? पोषण कहलाएंगे। और ये कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। ठीक, कौन कौन सा? एक होगा स्वपोषण और एक होगा परपोषण। सर थोड़ा डिटेल से समझाइए। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने शरीर की वृद्धि विकास करने के लिए बाहर से कुछ न कुछ हम पोषक तत्व लेते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में। जैसे हम सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, उससे हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मतलब पोषक तत्व मिलते हैं। फिर फल फूल खाते हैं, उससे भी हमें क्या होता है? पोषक तत्व मिलते हैं। पानी पीते हैं, उससे क्या होता है? उससे भी हमें पोषक तत्व मिलता है। जूस पीते हैं, उससे भी, मतलब सारे पोषक तत्वों को लेने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर से कोई ना कोई खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सर अभी आपने बोला कि स्वपोषण और परपोषण 2 प्रकार का, ये क्या है? तो स्वपोषण का मतलब होता है ऐसी लिविंग बॉडी जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, प्लांट्स क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये कभी बाहर से जो है तो खाद्य पदार्थ नहीं लेते। कभी आप देखें कि पेड़ पौधे जाएं मार्केट और बोलें भैया 1 किलो आलू देना, पेड़ पौधे नहीं जाते, उनको एक ही स्थान पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य, जानवर, जंतु ये क्या करते हैं? चूंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए अपनी पेट की रोटी के लिए इनको क्या होता है? भटकना पड़ता है। भटक भटक कर जो है तो क्या करते हैं? अपना खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगर मनुष्य सोचिए स्वपोषी हो जाता, स्वयं बना लेता अपना भोजन, तो बेड के ऊपर ही पड़ा रहता, कभी नीचे न उतरता। ठीक है, चूंकि हम बाहर से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति देख रहे हो आप काम पे जा रहा है, अपने रोटी की व्यवस्था कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए, हमने क्या पढ़ा कि लिविंग बॉडी होने के लिए, क्या लिविंग बॉडी होने के लिए चौथा कैरेक्टर जो है हमारा क्या होना चाहिए? पोषण होना चाहिए, न्यूट्रिशंस होना चाहिए। जब हम पोषण, तो इसकी परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि शरीर के विकास या ग्रोथ के लिए जीव जो भी पोषक तत्व खाद्य के रूप में या अन्य रूप में बाहर से ग्रहण करता है, बाहर से प्राप्त करता है, बाहर से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पोषण या न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस या पोषण कहते हैं। अब खाद्य पदार्थ के रूप में हमने आपको बताया, हम चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाते हैं, पपीता खाते हैं, हम विटामिन ए लेते हैं, नींबू खाते हैं, विटामिन सी लेते हैं। तो मतलब विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम क्या करते हैं? पोषक तत्व लेते हैं। ठीक, अब हमने आपको बताया कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषण मतलब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। न्यूट्रिशन या इसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है स्वपोषी
स्वपोषी, ठीक। और एक होता है परपोषी, ठीक। स्वपोषी को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और परपोषी को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, ठीक। स्वपोषी में अगर हम एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्या कहेंगे? ऑल प्लांट्स, मतलब सभी पेड़ पौधे। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कभी पेड़ पौधों को आप नहीं देखोगे बाहर सब्जी खरीदने गए हो, बोले भैया 1 किलो आलू दे देना, थोड़ा सा MDH मसाला दे देना, कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि ह्यूमन बॉडी, जैसे हम लोग हैं, तो लिख लें यहाँ पे एग्जाम्पल में, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या करेगा? सारे पोषक पदार्थ ग्रहण, मतलब पोषक तत्व लेने के लिए बाहर से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करेगा। हम चावल भी खरीदेंगे, गेहूं भी खरीदेंगे, दाल भी खरीदेंगे, नमक भी खरीदेंगे, सब्जियां भी खरीदेंगे, हर चीज़ हम बाहर से खाद्य पदार्थ के रूप में लेंगे। तो हम क्या होंगे? परपोषी, मतलब बाहर से पोषण लेते हैं। स्वपोषी स्वयं पोषण बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमने क्या किया? खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया। अब खाद्य पदार्थ आएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें तोड़ना होगा। तो लिविंग बॉडी के लिए अगला जो हमारा 5वां कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए पाचन, डाइजेशन जिसको बोलते हैं। क्योंकि खाने का निवाला अंदर गया, आपने खाद्य पदार्थ बाहर से लिया, अब पाचन के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा उसको क्या है? सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा। अभी अभी हमने चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिविंग बॉडी होने के लिए हमारा 5वां कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? डाइजेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पाचन। सर ये क्या है? तो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व पाने के लिए हमने बाहर से खाद्य पदार्थ को खाया, ठीक, और जैसे ही वो निवाला हमारे अंदर गया तो एक कैसा है? जटिल अणु है, जटिल अणु है। और हमने बताया था कि पाचन के माध्यम से, डाइजेशन के माध्यम से इस जटिल अणु को अब हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना पाचन या डाइजेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हमने जैसे ही कोई निवाला, मान लीजिए रोटी का एक टुकड़ा हमने खाया, तो अंतिम रूप से उसे तोड़कर किस रूप में परिवर्तित किया जाएगा बॉडी में? ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है अंतिम रूप से। लेकिन अब जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, तो अब आप, पता चला कि कोई ऐसा मरीज है कि खाना पीना नहीं खाया है 2-4 दिन से, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको खाना नहीं खिलाते हैं कि आप पूरा उसको तोड़ो, डाइजेशन करो, क्योंकि वो क्षमता है ही नहीं शरीर में। तो आपको डायरेक्ट क्या करते हैं? ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, और देखते हैं कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ते ही मरीज स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्म में दे दिए ग्लूकोज के लो, मतलब पाचन की क्रिया भी नहीं जरूरी है, क्योंकि शरीर में अभी इतनी क्षमता नहीं, बीमार है वो, इसलिए वो क्या करेगा? पाचन नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट क्या दे दिया गया? ग्लूकोज की बोतल, और वो स्वस्थ हो गया, क्योंकि ग्लूकोज ही अंतिम रूप से हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जटिल अणु को, मतलब बड़े निवाले को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर या उसे ग्लूकोज में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो लिविंग बॉडी में 5वां कैरेक्टर कौन सा हो गया हमारा? डाइजेशन या पाचन, ठीक है। हमने पहला देखा कि लिविंग बॉडी में क्या होना चाहिए, मतलब अगर हमें देखना है कि कोई बॉडी लिविंग बॉडी है या नहीं, तो पहला हमने देखा क्या कि उसमें सेल होनी चाहिए, मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोशिकीय संगठन होना चाहिए। मार्कर में कोशिकीय संगठन या सेल है क्या? नहीं है, तो ये लिविंग बॉडी नहीं है। लेकिन मेरी बॉडी में सेल है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय संगठन है, तो मैं लिविंग बॉडी हूँ। दूसरा कैरेक्टर हमने देखा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल के अंदर, मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी लिक्विड
लिक्विड पार्ट और ठोस पदार्थ कोशिकांग पाए जाते हैं, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जो कि हक्सले ने बताया था कि ये भौतिक इकाई है शरीर की। कोशिका जीवन की इकाई है और शरीर की भौतिक इकाई क्या है? अगर पूछे एग्जाम में तो क्या बोलेंगे उसे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, दूसरा कैरेक्टर था। तीसरा कैरेक्टर हमने देखा कि तीसरा उसमें क्या होना चाहिए? तो तीसरा उसमें होना चाहिए क्या? चयापचय, मेटाबॉलिज्म की क्रिया। ठीक, मेटाबॉलिज्म की क्रिया मतलब क्या? अपचयन और उपचयन। छोटे अणु बड़े अणुओं का टूटकर छोटे अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? अपचयन। जबकि उपचयन क्या है? बड़े छोटे अणुओं का आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण क्या कहलाता है? उपचयन। अपचयन का उदाहरण क्या है? तो अपचयन का उदाहरण है क्या? डाइजेशन, पाचन। उपचयन का उदाहरण क्या है? विभिन्न अमीनो अम्ल का मिलकर प्रोटीन का निर्माण करना। चौथा हमने कैरेक्टर देखा था क्या जस्ट इसके पहले? वो क्या था? पोषण, न्यूट्रिशन। कि हर एक शरीर या हर एक लिविंग बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए बाहर से खाद्य पदार्थ के रूप में क्या लेता है? पोषक तत्व लेता है। ये क्या हो गया? चौथा कैरेक्टर। और पांचवा कैरेक्टर हमने देखा कि लिविंग बॉडी में क्या होना चाहिए? डाइजेशन होना चाहिए, पाचन होना चाहिए। मतलब जटिल अणुओं को खाता तो है, बड़े निवाले को खाता है, लेकिन वो शरीर में क्या होता है? डाइजेशन होके, मतलब पाचन होके छोटे अणुओं में टूटते हैं और अंतिम रूप से किस में बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। तो ये हमारा क्या था? डाइजेशन पांचवा था जो लिविंग बॉडी में कैरेक्टर होना चाहिए। क्या इस मार्कर में डाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्या इसमें जो है तो पोषक तत्व लेगा ये बाहर से? नहीं लेगा, क्योंकि इसको अपनी बॉडी ग्रोथ नहीं करनी। क्या इसमें सेल पाई जाएगी? तो नहीं पाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लिविंग बॉडी के एग्जाम्पल नहीं हैं। ये कि क्या है? लिविंग बॉडी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने शरीर की बात करें तो ये पांचों कैरेक्टर हमारे पाए जाएंगे। कोशिका भी पाई जाएगी, प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, न्यूट्रिशंस भी पाए जाएंगे, ठीक है, चयापचय की क्रिया भी पाई जाएगी, मेटाबॉलिज्म की, और डाइजेशन भी पाया जाएगा। अब लिविंग बॉडी में छठवां कैरेक्टर क्या है? तो जैसे ही शरीर में हमारे खाने का निवाला गया, ग्लूकोज में टूटा, ठीक, अब क्रिया क्या होगी? तो छठवां कैरेक्टर होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, छठवां टॉपिक हमारा क्या है? मतलब अगर लिविंग बॉडी है तो उसमें क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब क्या? श्वसन। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। ठीक, क्या है रेस्पिरेशन? जाहिर सी बात है कि आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन मतलब सर सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक, तो इसका आंसर क्या है आपका? गलत है। रेस्पिरेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। वो जो आपने बोला कि सांस लेना और सांस छोड़ना, वो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन नहीं। तो समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है। ठीक, तो रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। अभी जस्ट इसके पहले हमने देखा कि हमने भोजन को खाया, डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, और अंतिम रूप से वो किस में टूट गया? ग्लूकोज में टूटा। अब ग्लूकोज के रूप में जैसे ही शरीर में टूट गया तो ग्लूकोज से भी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अभी ग्लूकोज में टूटा है वो, लेकिन ग्लूकोज अभी हमें एनर्जी नहीं देगा। फिर कैसे देगा सर? तो आइए देखते हैं। अब हम अपनी श्वास नाल से क्या लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? जाहिर सी बात आप ऑक्सीजन बोल रहे होंगे, तो इसका आंसर है गलत। हम अपनी नाक से या श्वसन में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम तो हवा लेते हैं ना अंदर। और हवा में नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कई गैसें होती हैं। तो हम श्वसन में अंदर क्या लेते हैं? नाक से हवा। और हवा में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन तो 78% है। फिर हवा नाइट्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लेते हैं? ऑक्सीजन्स लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, और विभिन्न गैसें लेते हैं, क्योंकि हवा अंदर जा रही है। अब हमारे नाक में कोई ऐसा छन्ना तो लगा नहीं केवल ऑक्सीजन जाएगा। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि हम श्वसन के रूप में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन आंसर मत दीजिएगा। ये बच्चों वाला हो गया है ना, कि हम जब दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो बताते थे कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। हमें बताना है कि हम हवा अंदर लेते हैं। वो अलग बात है कि केवल ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो अंदर जाकर हमारे ब्लड में घुलती है, और बाकी सारी गैसें क्या हो जाती हैं? आउट हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं? तो हम ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि क्या लेते हैं? पूरी की पूरी हवा नाक से अंदर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास हमने बताया था कि जब हमने डाइजेशन किया था, पाचन लिख देते हैं, पाचन या डाइजेशन,
जब हमने डाइजेशन किया था तो हमें मिला क्या था, ग्लूकोज। क्या मिला था, ग्लूकोज। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज। अब जैसे ही हमारी यहाँ से क्या आई, हवा से हमने विभिन्न गैसों को लिया, तो जो ऑक्सीजन है, कौन सी, ऑक्सीजन, अब ये जो है तो हमारे फेफड़े में जाएगी और इसको वहाँ पर ब्लड मिलेगा, तो ऑक्सीजन क्या है, ब्लड में घुल जाएगी। बाकी गैसें नहीं घुलेंगी, केवल कौन सी घुलेगी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में घुलेगी तो ये क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। और क्या करेगी, ग्लूकोज को बर्न करेगी, जलाएगी। अब ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तब टूटेगा किसमें, एनर्जी के रूप में। देखिए कैसे, जैसे ही इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्रिया हुई, O2 जैसे ही आई ऑक्सीजन, इससे अभिक्रिया करके क्या की, कौन कौन सी गैस बनाई, CO2 बनाई, जो कि क्या होगी, आउट हो जाएगी, शरीर से बाहर चली जाएगी। जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक, फिर हाइड्रोजन H2O मतलब पानी बनाएगी, और पानी हमारे इसमें क्या है, शरीर में 70% है। कितना है, 70% केवल क्या है, हमारे शरीर में पानी है। और क्या बनाएगी, तो और बनाएगी क्या, ATP। क्या बनाएगी, ATP। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP बना, और यही ATP ही क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है हमारे शरीर में। जितने भी हमारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, हाथों से हम कोई बोरी उठाते हैं, कोई पत्थर उठाते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सारा जो है तो किसकी वजह से है, ATP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए आप लोग स्कूल में जब पढ़ते रहे होगे तो आप पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP का निर्माण हो रहा है, ATP का निर्माण हो रहा है, और ATP ही क्या करती है, अंतिम रूप से हमें एनर्जी देती है। क्या देती है, एनर्जी। फिर से एक बार देखते हैं, हमने पढ़ा कि छठवां कैरेक्टर क्या होना चाहिए लिविंग बॉडी में, तो है क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है कि हम श्वसन के रूप में हवा अंदर लेते हैं नाक से, और हवा के रूप में हम, जब हवा के रूप में कौन कौन सी गैसें हमारे अंदर जाती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो हमारे अंदर जाकर ब्लड में घुल जाती है, हमारे रक्त में क्या होती है, घुल जाती है। और जब रक्त में घुलती है तो रक्त में है क्या, ग्लूकोज। पाचन हुआ है शरीर का, पाचन हुआ है, तो जो खाने का निवाला तो अंतिम रूप से किस में टूटा है, ग्लूकोज में टूटा है। किसमें, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को जलाएगी कौन, ऑक्सीजन गैस। कौन सी, ऑक्सीजन गैस। अब जब ग्लूकोज को जलाएगी तो ग्लूकोज टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो शरीर से बाहर कर दी जाएगी। जैसे हम सांस बाहर छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, नाइट्रोजन जो गैस आई थी वो भी कैसी, बाहर। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया, पानी बनाया। वो क्या हो गया, 70% हमारे शरीर में पानी का यूज हो गया। और अंतिम रूप से हमें मिला क्या, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगा। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया से ATP जो बना, ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और यही ऊर्जा हमारे हृदय के धड़कने के लिए, ठीक है, हमारे किडनियों के लिए, हमारे हाथों के चलने के लिए, हमारे पैरों को चलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, दौड़ने के लिए, हर कार्य के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि हमें ATP के रूप में मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट? अगर जैसे आप लोग ये वीडियो में क्लास देख रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आपको व्हाट्सअप नंबर में यहीं पे लिख दे रहा हूँ। हालांकि हमारी कोचिंग टीम जितनी है, वर्किंग टीम है, वो आपको नंबर दे देगी, लेकिन फिर भी आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, हमें मना किया जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। और रात में तो ऐसा होता है कि पेड़ पौधे
पूरी तरह से ऑक्सीजन लेते हैं। सर हमने तो सुना था कि पेड़ पौधे जो है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसे हम ले लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पेड़ पौधे क्या है, रात में ऑक्सीजन लेते हैं, और इसलिए आपको सोने के लिए मना किया जाता है उसके नीचे, क्योंकि पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, और पता चलेगा कि आपके लिए ऑक्सीजन वहाँ पर बची ही नहीं, तो आपका दम घुट जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए रात में क्या है, पेड़ पौधों के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो पौधे भी, पेड़ पौधे भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं माय डियर। समझ पा रहे हैं? अब आज की हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप इसमें चैट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे से हम पढ़ेंगे कल।